नमस्कार। समर्पण क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th बायो आरबीएससी हिंदी मीडियम का अध्याय फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। पहले अध्याय का नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। किसमें? आवर्त बीजी पादपों में जनन, यानी एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस प्रकार से होता है। आवर्त बीजी पादपों में जनन सामान्यतः दो प्रकार से है। पहला कौन सा लिया अपन ने? अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा लिया है? लैंगिक जनन। तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा है? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में अपने पास जो पहला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है असंग जनन। तो असंग जनन ही अलैंगिक जनन, लेकिन इसको लिखा अपन किस प्रकार से वो अपन देख लेते हैं। जनन की इस विधि में लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं अर्थात कौन कौन सी? अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन नहीं होता है। ध्यान देना यहाँ पर, ये दोनों ही प्रक्रियाएं अगर नहीं होता है तो इसी कारण इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन या असंग जनन कहते हैं। तो अपने ये नाम याद रखना है कि अलैंगिक जनन को अपन ने एक नए रूप में प्रकट किया है जिसका नाम क्या है? असंग जनन। अब असंग जनन जो है उसकी कंडीशन याद रखना, जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं होता। हम जानते हैं अगर किसी भी कायिक कोशिका जो कि द्विगुणित कायिक कोशिका होती है तो लैंगिक जननांग क्या करते हैं? द्विगुणित कायिक कोशिका को क्या करते हैं? अगुणित युग्मक में परिवर्तित करते हैं और युग्मक संलयन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज, ठीक है, और उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। तो वो तो लैंगिक जनन हो गया। लेकिन अगर किसी प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होगा तो युग्मक बनने का चांस ही नहीं बनता, तो युग्मक संलयन तो होना ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से विभाजित किया गया। दो प्रकार से, जिसमें नाम दिया है अनिषेक बीजता। ठीक है, हिंदी नाम क्या आप 3 नाम कर देना। अनिषेक बीजता, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम है एग्मोस्पर्मी। तो इसके भी 3 नाम कर देना। हिंदी नाम तो 3 नाम हो गए होंगे। अनिषेक बीजता, एग्मोस्पर्मी, ए अलग, गोमस अलग, ठीक है, और स्पर्मी अलग। तो ए का मतलब क्या है? बिना। गोमस का मतलब क्या हुआ? गैमस का मतलब क्या हुआ? निषेचन। और स्पर्मा मतलब क्या हुआ? बीज। यानी अगर किसी प्रक्रिया में निषेचन, ठीक है, और बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। तो लिखा अपन ने इस परिवर्तन में बीज द्वारा हुई, यानी परिवर्तन किसमें होता है? बीज द्वारा ही होता है। लेकिन इन बीजों का विकास में, यानी इन बीजों के विकास में क्या क्या नहीं होता? अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं होता। दोनों ही अपनी प्रक्रियाएं ये पहले देख लिए। एग्मोस्पर्मी उसी प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसमें बीज का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। इस परिवर्तन में बीज तो बनता है, यानी परिवर्तन बीज द्वारा होता है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है। नाम कहलाएगा अनिषेक बीजता या एग्मोस्पर्मी। तो आप इसका अंग्रेजी नाम भी साथ साथ याद रखें ताकि हमें ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाए। सेकंड ले लेते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। हम कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन ज्यादा कहना उचित रखेंगे। कायिक प्रवर्धन इसके लिए एक उचित वर्ड है। यह जनन बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य किसी भी कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, यानी मूल, स्तंभ और पर्ण, ये 3 कायिक भाग होते हैं। इन द्वारा अगर जनन होता है तो उसको क्या कहते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देख लेते हैं कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग प्रवर्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध। अब ध्यान रखना, अगर वो मूल है तो भी प्रवर्ध है, अगर वो स्तंभ है तो भी प्रवर्ध है, और अगर वो पर्ण है तो भी क्या है? प्रवर्ध है। तो ये ध्यान रखना, कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। ओके, अब कायिक जनन को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, यानी जिसे कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और दूसरा कौन सा? कृत्रिम कायिक जनन, जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अपन देख लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन यानी प्राकृतिक कायिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। वो मुख्यतः 4 प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब 4 प्रकार, नाम तो अपन यहाँ 3, मूल, स्तंभ और पर्ण, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जननांग भी आएंगे। तो याद रखना, पहला टॉपिक कौन से लिया इसमें? कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि में तनों द्वारा, यानी
स्तंभों द्वारा। तो स्तंभ क्या होते हैं? रूपांतरित स्तंभ यानी रूपांतरित तने होते हैं। यानी अगर तना रूपांतरित होकर के जनन कर रहा है, कौन? स्तंभ रूपांतरित होकर के क्या कर रहा है? जनन कर रहा है, तो हम उसको नाम देंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा? रूपांतरित तनों द्वारा। इसमें अपन नाम दिए कुछ प्रकंद, किसमें? अदरक में। एग्जाम्पल क्या है इसका? अदरक। कंद आलू में। जैसा अपन एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, डायग्राम में हम जिसे आंख क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, ठीक है, उससे अपस्थानिक, ये क्या हुए? अपस्थानिक प्रवर्ध, या कह सकते हैं अपस्थानिक पादप प्राप्त हो रहा है। अब इसमें हम जानते हैं आंख में क्या होता है, एक निश्चित ऋतु में आने पर हम जानते हैं कि आलू से कुछ हरी संरचनाएं निकलती है। ये अपस्थानिक भाग या आंख अब इसमें नए पादप का निर्माण कर रहे हैं। हम अगर उनको यहाँ से अलग करके अगर इसको रोपित कर दें तो ये एक नवीन पादप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसको हम कहते हैं क्या है? रखना कंद। क्या कहते हैं? कंद। तो लहसुन में क्या होता है? सल्क कंद। सल्क कंद किसमें? लहसुन में। अरबी में क्या होता है? धन कंद। क्या होता है? धन कंद। और अगर ये ऊपरी भूस्तारी है तो क्या नाम होगा? घास, या जिसे हम दूब घास कहते हैं। अंत भूस्तारी पुदीना और भूस्तारी स्ट्रॉबेरी। तो अपन को ये नाम याद रखने पड़ेंगे। प्रकंद किसमें? अदरक में। कंद किसमें? आलू में। सल्कंद किसमें? लहसुन में। धनकंद किसमें? अरबी में। ऊपरी भूस्तारी किसमें? घास में। अंत भूस्तारी किसमें? पुदीना में। और भूस्तारी किसमें? स्ट्रॉबेरी में। तो ये सब क्या है? ये सब रूपांतरित तने हैं जिसके द्वारा नवीन पादप का निर्माण हो रहा है। ओके, अब इसका सेकंड टॉपिक लिया अपन है जड़ों द्वारा। किसका? कायिक प्रवर्धन का। जड़ द्वारा कैसे? कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें प्रोह उत्पन्न करती है जो नए पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चमेली और शीशम। यानी क्या होता है कि जड़ें क्या हो जाती है? वो एक रूपांतरित होकर के नए पौधे के रूप में वृद्धि हो जाती है। यानी जड़ें क्या होती है? भूमि से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उनके ऊपर स्तंभ और उसके ऊपर पर्ण विकसित हो जाती है। अब हम उसको अगर मेन जड़ से अलग करके दूसरी जगह रोपित भी कर दें तो एक नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नाम क्या है? एग्जाम्पल रखना चमेली और शीशम। अब कुछ में जैसे कुछ पौधे जैसे कंदीय मूल होती है जो अपस्थानिक कलिकाओं, ठीक है, को उत्पन्न कर, जैसे अपन देखा अपस्थानिक पादप के रूप में इसमें क्या बनी थी? अपस्थानिक कलिका बनी थी। उसी प्रकार इसमें भी यानी जड़ों द्वारा अगर क्या बन जाए? अपस्थानिक कलिकाएं बन जाए, ठीक है, जो मात्र पौधे के समान पौधे को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डहेलिया और एस्पेरगस। दो नाम रखना, डहेलिया और एस्पेरगस, दो इसके एग्जाम्पल है। अगर वो अपस्थानिक कंदीय मूल, जानना कंदीय मूल किसमें परिवर्तित हो गई? अपस्थानिक कलिकाओं में परिवर्तित हो गई। तो दो प्रकार से जड़ों द्वारा नए पादप का निर्माण हो सकता है। अगर विकसित पौधे की जड़ या कह सकते हैं कंदीय मूल किसमें परिवर्तित हो जाए? अपस्थानिक कलिकाओं में परिवर्तित हो जाए। तो ये तो हो गया तनों द्वारा और जड़ों द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन इसी का ही। वो चल रहा है अपना किसमें? पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? पर्ण या पत्तियों द्वारा। देख लेते हैं पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा इसका हिंदी नाम है, ब्रायोफिलम इसका अंग्रेजी नाम है। में पत्तियों के किनारे से तथा बिगोनिया में पर्णवृंत तथा पर्ण सिराओं से, या तो बिगोनियम किसमें? पर्णवृंत से या पर्ण सिराओं से। अपन ऐसा करते हैं, पहला ऐसा करते हैं, ब्रायोफिलम को देख लेते जिसका डायग्राम अपन ने बनाया है। तो ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि ये जो ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है ये मुख्य पादप से अगर हम इसको अलग कर दें, क्या कर दें? यहाँ से अलग कर दें और इसको एक नम भूमि में रखें, तो ये जो है ना, ये पर्ण क्या करेगी? नम भूमि के संपर्क में आती ही इसकी जो ये कलिका है, ये जहाँ पर भी ये टर्न हो रहा है, जैसे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक टर्न हुआ, फिर यहाँ टर्न हुआ, तो यहाँ पर ये क्या बन गई? इसकी एक कलिका बन गई। क्या बन गई? ये इसकी एक कलिका बन गई। तो यहाँ कलिकाओं में नम भूमि के संपर्क में आते ही यहाँ से क्या होनी शुरू हो जाती है? यहाँ से जड़ें और यहाँ पर पत्तियां या पर्ण बननी प्रारंभ होती है। जैसे अपन ने इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह पर बताया है। इसको भी अपन ने नाम क्या दिया? अपस्थानिक कलिका के रूप में उस पर्ण से नए पादप का विकास हो रहा है। उसी प्रकार बिगोनिया में पर्णवृंत या पर्ण सिराओं में, याद रखना, पत्थर चट्टे में किसमें? उसकी कलिका से। बिगोनियम किसमें? पर्णवृंत और पर्ण सिराओं की सतह से कलिकाएं निकलती है जो नया पादप बनाती है। ये पादप मात्र पादप से क्या कर दें? अलग होने के पश्चात नए पादप में विकसित हो जाते हैं। तो ये हो गया पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। कौन सा? प्राकृतिक।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका जननांगों द्वारा। अब क्या होता है, कुछ पादप विशेष प्रकार के जननांग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जननांग बनाते हैं। देख लेते हैं, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिक पत्र प्रकलिकाएं, पत्र कलिकाएं। जैसे देखो, ये अगेव का एक एग्जांपल लिया। अगेव में क्या हुआ, इसकी पत्तियों से क्या बना, एक पत्र कलिका निकली। क्या निकली? एक पत्र कलिका निकली। अब इस पत्र कलिका से यानी इनसे अगर हम इसको अलग कर दें तो ये नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। या इसको अलग कर दिया तो ये नया पादप, इसको अलग कर दिया तो नया, तो ये जितनी पत्र कलिका जितनी बन गई वो एक नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। उसको अपने नाम क्या दिया? जननांगों द्वारा। तो क्या लिखा है, ये भूमि पर गिरने पर, यानी ये पत्र कलिका अगर भूमि पर गिर जाए, ठीक है, बाद में नव पादप में विकसित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगेव जो इसका अपने नाम दिया, और रतालु जिसका नाम है डिस्कोसिया। अब इसी प्रकार अपन इसको एक देख सकते हैं कि ये जो पादप, जैसे अपने पास ये जो पादप है, ठीक है, इस पादप का अगर आप देख रहे हो, इसकी ये जो पत्ती दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पत्ती के ठीक पास में हम यहाँ देख सकते हैं ये इसके पास एक पत्र कलिका है। ध्यान से देखो तो तुम्हें इस पत्ती के ठीक सामने एक पत्र कलिका नजर आ रही है। अगर मैं इस पादप को यहाँ से कट करके भूमि में रोपित करता हूँ तो यहाँ से एक नया पादप विकसित हो जाएगा, यानी यहाँ से वृद्धि करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो पत्र कलिका के तौर पर हमारी किताब ने इसी प्रकार का एक डायग्राम बता रखा है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। वो तो हो गया अपने प्राकृतिक कायिक परिवर्धन कंप्लीट। अब हम पहुंच जाते हैं कृत्रिम कायिक परिवर्धन पर। ठीक है, जो टॉपिक अपन ने लिया है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, देख लेते हैं। इसकी भी 3 प्रमुख विधियां हैं। पहला है कर्तन, दूसरा है दाब लगाना, और तीसरा है कलम रोपण, जिसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो इसके 3 नाम याद हैं, अंग्रेजी में याद रखना। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इसमें हम सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं? सबसे पहले ले रहे हैं कटिंग, यानी कर्तन। अब कर्तन किसे कहते हैं ध्यान रखना। अगर हम स्तंभ को काट के लगाते हैं और मूल को काट के लगाते हैं तो वो जो कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। देख लेते हैं, इस विधि द्वारा पौधे की स्तंभ भाग के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जमीन में रोप दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगेनवेलिया, ये एक प्रकार की बेल होती है, इसमें फूल आते हैं। ठीक है, हम जानते हैं इनको, तो गन्ना, अंगूर, गुलाब को इनको जानते ही हैं। बोगनवेलिया भी एक प्रकार की बेल है जिसमें क्या होते हैं? हल्के पिंक कलर के या लाल कलर के फूल आते हैं। मूल कर्तन, अगर मूल के टुकड़े करें तो इस विधि में मूल के टुकड़े या कर्तन को ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है, यानी भूमि में इस प्रकार से रोपित कर दिया जाता है ताकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर नींबू, अमरूद, सेब, चेरी, ये किसके एग्जाम्पल है? मूल कर्तन के एग्जाम्पल है। तो ये हो गया कायिक कृत्रिम कायिक परिवर्धन का पहला भाग, जिसका नाम क्या था? कर्तन। अब आ जाता है सेकंड, दाब लगाना। दाब लगाने में क्या करते हैं? पादप का जो भाग है वो हटाते नहीं है, मात्र पादप के साथ ही रखते हैं, लेकिन उसको भूमि में किस प्रकार से दबाया जाता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। इस विधि में स्तंभ अथवा शाखा, या तो स्तंभ या शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए, मैंने अभी बोला मुख्य पादप से अलग नहीं करना है। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। इसमें नए निकलते हैं जो 2 प्रमुख रूप में विभाजित है। देख लेते हैं अपन इसको आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, ये अपने पास टॉपिक है जो अपन को कह रहा है 2 प्रकार से, टीला दाब और वायु दाब, यानी गुट्टी लगाना। तो पहला नाम है टीला दाब। क्या नाम है? दाब लगाने में पहला नाम कौन सा है? टीला दाब। इसमें क्या करते हैं, जैसे देख लेना कि ये पादप, ये ठीक है, इसकी पादप, जैसे ये पादप, ये टहनी काफी लंबी थी, इस टहनी को अपन ने क्या किया? हल्का सा मोड़ करके मृदा के अंदर, ये वाला मृदा भाग है, मृदा के अंदर इस प्रकार से रोपित किया कि इसकी जो एक शाखा, या कह सकते हैं पर्व संधियां, या ये पर्व संधियां है। देखे, पत्ती हमेशा पर्व संधियों से निकलती है। ठीक है, देखो ये जो पत्ती निकलती है उसको तो कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं? पर्व संधि। और जो पर्व और दूसरी पर्व संधि के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं पर्व। तो पर्व संधियां बाहर रहे, ठीक है, कुछ हद तक। इसी प्रकार अपन यहां पर भी देखा। अब हम देखते हैं कि दबाने के 15 से 20 दिन बाद क्या होता है, इसके जमीन वाले भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं। क्या विकसित हो जाती है? जड़ें विकसित हो जाती है। अब हम इसको यहाँ से कट करके अगर इसको मिट्टी समेत उठा करके किसी दूसरी जगह पर लगा दें तो एक नव पादप के रूप में विकसित हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? टीला दाब कहते हैं। इसकी भाषा भी अपन पढ़ लेते हैं। इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है। जैसे दबा दिया अपन ने, दबाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि एक या एक से अधिक पर्व संधियां, मैंने अभी बोला
पत्तियों की शाखाओं में हमेशा क्या होती है, परसंध्या होती है। जमीन में दब जाए वह शाखा का शीर्ष भाग जो है वो पत्तियां लगी हो वो जमीन के ऊपर रहे, तो कुछ परसंध्या दबी रह जाए और कुछ परसंध्या बाहर रहे। ठीक है, ऊपर हो। कुछ समय पश्चात जब जमीन में गड़े स्तंभ में परसंधियों से क्या निकल जाएगी, अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है। उचित समय पश्चात इस शाखा को मात्र पादप से क्या कर देता है, काट कर मिट्टी के पिंड समेत, मैंने बोला कि इस पूरे पाक को उठाना है, ठीक है, पिंड समेत अलग कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन है, एक तो चमेली, दूसरा कौन सा, मोगरा। तो टीला दाब विधि कौन से दो पादप में ज्यादा अपनाई जाती है, एक तो चमेली में और एक मोगरा में अपनाई जाती है। अब आ जाते हैं वायुदाब में। वायुदाब में देखते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं काफी मोटी होती हैं, उनको झुकाना पॉसिबल नहीं है। उस समय हम वायुदाब क्या नाम है इस्तेमाल करते हैं, टीलादाब विधि इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो विकसित पादप में देखना वृक्ष जो है जिनकी शाखाएं काफी मजबूत होती हैं, तो देखना इस विधि का प्रयोग वृक्षों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी होती है। इस विधि में शाखा के सामान्य मोटे स्वस्थ भाग के चारों ओर बाहरी परत या छाल को वलय के रूप में हटा दिया जाता है। पहले समझना, जैसे ये अपन ने क्या किया, एक शाखा का चयन कर लिया, इस शाखा का अपन को एक नव पादप के रूप में निर्माण करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक शाखा जा रही, इस शाखा में क्या करते हैं, हम यहाँ से इतना और यहाँ से इतना अपन कट लगा देते हैं। ठीक है, कट लगाने के पश्चात ये जो है ना, ये भाग यहाँ से हटा दिया जाता है। अब ये बहुत पतला भाग रह गया बीच में, पतले भाग पर अपन क्या करते हैं, मोस या सूतली या रुई, ठीक है, या कह सकते हैं गीली मिट्टी, गीली मिट्टी के ऊपर भी अपन को सूती कपड़ा और उसके ऊपर उसको बांधना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। पर लपेटने के बाद क्या करना पड़ता है, इसको लगातार नम रखना पड़ता है, यानी वो लगातार गीला रहना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मटकी लगा करके ऊपरी शाखा में एक मटकी को बांध देते हैं और उस मटकी में हल्का सा एक छेद करके उसमें सूतली, ठीक है, जो है वो इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि इसका रिश्ता हुआ पानी इस पर लगातार पड़ता रहे, क्योंकि इसको हमें कम से कम 4 से 8 सप्ताह तक रखना है, इसीलिए ये लंबी प्रक्रिया है। अब 8 सप्ताह पश्चात जब इसमें जड़ें विकसित हो जाती है, बहुत सारी जड़ें जब निकल जाएगी इसमें से, ठीक है, तब इसको यहाँ से अलग करके एक नवीन पादप के रूप में विकसित किया जा सकता है। देख लेते हैं इस बात को। परत वलय के रूप में हटा दी जाती है। छाल रहित भाग को मोस, गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक दिया, जैसे मैंने बोला कटने के बाद क्या कर दिया, इन तीनों से ढक दिया। इस भाग को नम रखते हैं, इसे गुट्टी कहते हैं। ठीक है, अब गुट्टी पर एक पात्र द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है ताकि वो लगातार क्या रहे, नम रहे। 4 से 8 सप्ताह पश्चात जड़ें दिखाई देती है। इस जड़युक्त भाग को मुख्य पादप से क्या कर दिया जाता है, अलग कर मिट्टी में रोप दिया जाता है। तो हमने देखा कि दाब लगाना कितने प्रकार से संभव है, 2 प्रकार से, टीला दाब और वायु दाब, ये 2 प्रकार की विधियां कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत दाब लगाने में संपूर्ण हो गई। अब बात हैं थर्ड जो आता है उसका है वो रोपण। क्या आता है, रोपण, जिसे कहते हैं अपन ग्राफ्टिंग। अब रोपण में 2 प्रमुख नाम आते हैं। एक पादप भाग, जैसे अपने पास ये 2 पेंसिल है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो जैसे ये मेरे पास ये टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक में हमारे पास आता है एक स्कंद। क्या आता है, स्कंद। दूसरा कौन सा आता है, कलम। तो कलम किसे कहते हैं और स्कंद किसे कहते हैं, देखना। अब मुझे पता है कि इस पादप पर, अगर इस पेंसिल को मैं एक पादप मान लूं, इस पादप पर मुझे ये पादप की एक शाखा है, ठीक है, जिसको रोपित करना है। मुझे पता है कि इसके गुण, यानी इस पेंसिल के गुण मैं इस पर चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे कलम बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। मुझे जिसको काट के लाना है, ठीक है, वो है कलम। तो देखना, अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसका रोपण किया जाता है क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। जैसे ये पादप है, इस पादप को मैंने यहां से कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मैं एक अच्छे किस्म के पादप जिसका नाम ये है, ठीक है, ये कट करके लेके आया। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके ऊपर रोपित करना है। तो ध्यान रखना, 2 अपने पास कलर आसानी से नजर आ रहे हैं। तो ये तो क्या हो गई, कलम, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्कंद। ध्यान रखना, जिसका हमें रोपण करना होता है वो तो कहलाती है कलम, और जिस पर रोपण करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्कंद। तो क्या नाम है, देखो स्कंद में स्थानीय पादप जिस पर कलम लगाई जाती है और नए पौधे का आधार बनाएगा वो क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऊपरी भाग हमेशा क्या होता है, कलम, और जिसके ऊपर रोपित किया जाता है उसका नाम क्या होता है, स्कंद। तो ये 2 नाम अच्छी तरीके से याद रखना, किसमें, रोपण में। हम कलम रोपण जो है ना,
वो किन किन पौधों में इस्तेमाल करते हैं? गुलाब, आम, अमरूद, सेब और नींबू। तो इसका मतलब समझो कि रोपण यानी ग्राफ्टिंग आर्थिक रूप से काफी लाभदायक विधि होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कौन कौन सी विधियां हैं वो अपन विधियां देख लेते हैं कि ग्राफ्टिंग या रोपण किन किन विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो अपने पास जो अपना टॉपिक आ रहा है, ठीक, वो देख लेते हैं कि इसको 4 प्रकार से हम अपना सकते हैं, जिसका नाम, सबसे पहला नाम क्या है? वीप, जीबी या जीवारोपण। अब जीवारोपण में अपन क्या करते हैं कि ये तो एक कलम, ये क्या है? कलम, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्कंद। तो हमने क्या किया, इसको हल्का वी, जैसे ये देखो ये वी, ठीक है, वी शेप, पूरा वी शेप नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसको कट करो, इसको अपन ने यूं और इस तरीके से ये कट कर दिया, ठीक है। अब इसी को देखते हुए इसको कट करना है कि ये इसमें ठीक तरीके से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, तो हम इसको कहते हैं जीवारोपण। तो यहां पढ़ते अपन देखना, इसमें स्कंद व कलम, स्कंद व कलम, ठीक है, समान मोटाई वाले स्तंभ होते हैं। बिल्कुल आप आकार देख सकते हो, क्या है, बिल्कुल समान है, ठीक है। दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद स्कंद में, किसमें? स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं। हो सकता है वी, पूरा वी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें एक वी अपन को ये नजर आ रहा है, एक इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है, वी आकार का चीरा लगाते हैं। तथा कलम में इस प्रकार से चीरा लगाते हैं कि वो स्कंद में क्या हो जाए, फिट, यानी कलम में इसके अकॉर्डिंग ही चीरा लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि उसके ऊपर क्या हो जाए, फिट हो जाए। बाद में इसे क्या कर दिया जाता है, कस करके बांध दिया जाता है। जैसा अपन ने डायग्राम बताया कि ये जो है ये कट है, ये इसके ऊपर एडजस्ट हो गया। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको ऊपर से कस करके बांध दिया। हम देखते हैं कि ये इस पादप के ऊपर ये क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, और यहां से जो शाखाएं निकलेगी, अब इसके गुण ना होकर के इसके गुण होंगे। आगे बढ़ जाते हैं फचरोपण में। फचरोपण में क्या किया अपन ने, इसमें स्कंद कलम का व्यास क्या होता है, समान होता है, ठीक उसके जैसे दोनों का व्यास क्या होता है, समान होता है। इसमें भी वी आकार का चीरा रहेगा। अब इसमें देख सकते हैं, ये देखो ये बराबर वी आकार का नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जीवारोपण में कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% वी आकार का हो, वो एडजस्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फचरोपण में ये ध्यान रखना कि वो वी आकार का ही होना चाहिए। चीरा लगाते हैं, जबकि कलम में वेज आकार के, यानी उल्टा वी हो गया, ठीक है, आकार का चीरा लगाया जाता है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, कस करके बांध दिया जाता है। अब आते हैं क्रीट या मुकुट रोपण। हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो भाग है जिसका नाम है स्कंद, अब इसमें कलमें कितनी लगाई हुई है, 2 कलमें लगाई हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुकुट रोपण या क्रीट रोपण। क्या होता है इसमें देखते हैं। इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। देख सकते हैं ये जो स्कंद है, ठीक है, ये स्कंद इस कलम की तुलना में कई गुना मोटा है, ठीक है। इस प्रकार एक स्कंद पर कई कलमें, जैसे इसमें कितनी रोपित की गई है, 2 रोपित की गई है, ठीक है, कई कलमें रोपित की जा सकती है। अब तुम ये समझो कि अगर मान लीजिए ये किसी एक आम का पार्ट है, तो हम जानते हैं अगर ये एक, हम जानते तुम हापुस आम, लंगड़ा आम, बादामी आम, कई प्रकार के आम होते हैं, लेकिन आम की किस्में अलग अलग होती है। हमने क्या किया, हापुस आम पर 2 प्रकार की कलमें लगाई, ठीक है, लंगड़ा आम और बादामी आम। तो हम जानते हैं इसमें अगर लंगड़ा आम और बादामी आम अगर एडजस्ट किया है, तो इसके आगे लंगड़ा आम वाले ही आम विकसित होंगे और इसमें बादामी आम ही विकसित होंगे। लेकिन हमने ये रोपित किस पे किया है, ये एक अलग प्रकार की किस्म थी जिसके ऊपर रोपित किया है। रखना, गुण हमेशा किसके रहते हैं, गुण हमेशा कलम के रहते हैं, स्कंद के गुण नहीं रहते हैं। लास्ट ले लेते हैं इसका जो है वो है कलिका रोपण। देख लेते हैं कलिका रोपण में, इस विधि में स्कंद में छाल, स्कंद की छाल में क्या करते हैं, टी आकार का चीरा लगा कर उसमें कलम या कलिका रोपित कर देते हैं। इसमें ध्यान रखना पूरा का पूरा भाग काटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ छाल में ही टी आकार का। ये जैसे देखो ये अपन ने क्या किया है, छाल को ही काटा है, सिर्फ छाल को काट करके टी आकार का क्या कर दिया, चीरा लगा दिया, ठीक है। इसके बाद उस स्थान को क्या कर दिया जाता है, कस करके बांध दिया जाता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, एडजस्ट करके क्या कर दो, उसको छाल जहाँ हटी है वहां पर क्या कर दो, बांध दो। और बांध करने के बाद जहाँ जो कलिका है उस कलिका से नए जो है पादप विकसित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। पहला कौन सा था, पहला नाम था जिसका अपन ने कटिंग, ठीक है, यानी उसके बाद में लेयरिंग और उसके बाद में ग्राफ्टिंग, कर्तन, दाब लगाना और
कलम रोपण। ये 3 क्या हो गए? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कंप्लीट हो गई। थैंक यू।